Assalamu alaikum. Welcome back to Spark Learning Academy. Dear students, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स 1 की हम डिस्कशन कर रहे हैं और आज के लेक्चर में चैप्टर 3 का फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पीछे फोर्स को हमने समझा, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर किसी भी बच्चे को वो टॉपिक अनक्लियर है तो उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आप कोई टॉपिक छोड़कर आगे चलते हैं या फिर कोई टॉपिक आपको अनक्लियर होता है, कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा होता, तो उससे अगले टॉपिक्स भी आपको समझ में नहीं आते। अगर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को आपने नहीं समझा हुआ तो पहले जाके उसकी वीडियोस देखें, उसको अच्छे से समझें। फिर आज का टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा ये लेक्चर्स आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयार किए गए हैं और आज के लेक्चर के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां से जाके आप आज के लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकेंगे। चलें तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर वाला। फिजिशिस्ट्स हैव क्लासिफाइड ऑल फोर्सेस इन नेचर इनटू 4 फंडामेंटल कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद वन एंड अदर। फिजिशियंस ने जितनी भी फोर्सेस हैं नेचर में, ऑल फोर्सेस इन नेचर, यानी नेचर में जितनी भी फोर्सेस पाई जाती हैं उनको 4 फंडामेंटल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। किस बेस के ऊपर? कि कैसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स शामिल हैं। ये बेसिकली 4 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं जिनमें फिजिशियंस ने तमाम फोर्सेस को कैटेगराइज्ड किया। आज के लेक्चर में इन फोर्सेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे फिजिशियंस ने इन फोर्सेस को कैटेगराइज्ड किया। चलें तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। These forces are mediated by special exchange particles that carry the interaction between objects. अब आपकी जो बुक है, जो टॉपिक आपको दिया गया है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर वाला, जब आप उसकी रीडिंग करेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे मेडिएट करती हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्पेसिफिक एक्सचेंज पार्टिकल्स के थ्रू। अब ये जो 4 फोर्सेस हमने पढ़ी हैं जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स शामिल हैं। ये फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो 4 फोर्सेस हैं जिनको हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कह रहे हैं, ये कैसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन करवाती हैं और कैसे मेडिएट करती हैं स्पेसिफिक एक्सचेंज पार्टिकल्स के थ्रू। यहाँ पे स्पेसिफिक एक्सचेंज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप सबके लिए ज़रूरी है कि एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब फिजिशियंस जो हैं जिन्होंने तमाम नेचर में जितनी भी फोर्सेस हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो उन्होंने फोर्सेस को एक्सचेंज पार्टिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया, यानी उनकी जो डिवीजन की, उनकी जो पार्टीशन की, उन्होंने कैटेगरीज उन्होंने बेसिकली बनाई 4। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया इन फोर्सेस को, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया एक्सचेंज पार्टिकल्स के थ्रू। तो एक्सचेंज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल फोर्सेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब पीछे जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, तो नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्सेस थी उनमें हमने समझा था कि कैसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टेंस पे रह के एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, जैसे कि मैग्नेट्स जो है बगैर एक दूसरे को फिजिकली कांटेक्ट किए बगैर अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं। और ग्रेविटी की एग्जांपल हमने पढ़ी थी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में, कैसे ग्रेविटी जो है वो डिस्टेंस पे ही एक्ट हो रही होती है। तो हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस पे रह के एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। अब कांटेक्ट फोर्सेस में तो बात फिर भी समझ आती है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टेंस पे हैं तो कैसे वो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैग्नेट्स में या फिर ग्रेविटी में। तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट हो रही है विदाउट टचिंग। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया एक्सचेंज पार्टिकल्स के थ्रू, कि जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टेंस पे होते हैं, यानी एक दूसरे को फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते, एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर रहे होते बल्कि डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे क्रिएट होती है कि वो आपस में एक दूसरे के दरमियान इनविजिबल मैसेंजर सेंड करते हैं जिसके थ्रू फोर्स क्रिएट होती है और उन्हीं मैसेंजर्स को एक्सचेंज पार्टिकल्स कहा जाता है। अब एक्सचेंज पार्टिकल्स को रियल लाइफ में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अज्यूम करें कि 2 स्टूडेंट्स हैं
यानी दो ऑब्जेक्ट्स कह लें कि दो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्टूडेंट को हम एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं और सेकंड स्टूडेंट को सेकंड ऑब्जेक्ट। वो दोनों एक दूसरे को बॉल्स पास पास कर रहे हैं। जब पहला स्टूडेंट दूसरे को बॉल पास करेगा तो दूसरे वाला थोड़ा पीछे की तरफ बॉल को कैच करेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट होगी, ऐसे कह लें। तो वो जो बॉल्स बीच में पास हो रही हैं जो कि स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू को पास कर रहा है और स्टूडेंट टू बैक स्टूडेंट वन को पास कर रहा है, वो बॉल्स आप अज्यूम कर लें कि एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, यानी उनके थ्रू जो है वो फोर्स क्रिएट हो रही है और वो फोर्स क्रिएट करने का बायस बन रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस पे होते हैं वो कैसे एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट करते हैं कि उनके दरमियान एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को इनविजिबल मैसेंजर्स भेजते हैं फोर्स क्रिएट करने के लिए। तो वो क्या होते हैं मैसेंजर्स, एक्सचेंज पार्टिकल्स कहलाते हैं वही मैसेंजर्स। अब जब हम इन फोर्सेस को पढ़ेंगे तो हर फोर्स के का अलग जो है वो मेडिएटर होगा। हर फोर्स को क्रिएट करवाने के लिए और मेडिएट करवाने के लिए स्पेसिफिक एक्सचेंज पार्टिकल होगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का अपना एक्सचेंज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अपना, इसी तरह बाकी का अपना। चलें तो आगे देखते हैं, वन बाय वन इन फोर्सेस को समझते हैं। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप अटेम्पटेशन के लिए हेडिंग्स बना के पेपर में आपको हेल्प हो जाएगी पेपर में अटेम्पटेशन के हवाले से, और ये पॉइंट एज इट इज आपने याद रखने हैं हर फोर्स के कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी रेंज क्या है और इसका कौन सा मेडिएटर है जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स क्रिएट करवा रहा है। हर फोर्स का अपना मेडिएटर, मेडिएटर मींस एक्सचेंज पार्टिकल अपना होगा। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। जितनी भी ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला भी है प्लस थोड़ा रट्टा लगाने वाला भी है, कुछ चीजें इसमें याद रखनी पड़ेंगी आपको एज इट इज। सेकेंड पॉइंट फंक्शन का, keeps proton tightly packed in the nucleus overcoming their repulsion। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटॉन्स को टाइटली पैक रखती है न्यूक्लियस में, ओवरकमिंग देयर रिपल्शन, और उनकी रिपल्शन को ओवरकम करती है। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमें पता है कि एटम का स्ट्रक्चर बेसिकली हमें पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो कोई एक प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होगा नहीं, जाहिर सी बात है ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे। तो हमने पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं यानी लाइक चार्जेस जो होते हैं और सिमिलर सेम जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज होता है और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं। अब एक प्रोटॉन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव है तो वो न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो उसी रिपल्शन को ओवरकम कौन सी फोर्स करती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अगर ये फोर्स ना होती न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो क्या होना था कि प्रोटॉन्स जो हैं वो दोनों जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो तो आपस में वो रिपल्शन क्रिएट करते और न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो सकता था और प्रोटॉन्स जो है वो बाहर निकल सकते थे। तो न्यूक्लियस क्यों नहीं ब्रेक होता? हालांकि ये क्वेश्चंस भी आपको कॉन्सेप्चुअल पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं लेकिन फिर भी न्यूक्लियस जो है उसमें रिपल्शन कैसे ओवरकम हो रही है? तो किस वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। यहाँ से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फेडरल बोर्ड पूछता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने माइंड में लेके आया करें और उनका आंसर ढूंढा करें। थर्ड पॉइंट है वेरी शॉर्ट रेंज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जो है बहुत छोटी होती है, नियरली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ प्रोटॉन। और किसकी इक्वल होती है? डायमीटर ऑफ प्रोटॉन की अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻⁻15 मीटर। ये चीजें आपने एज इट इज याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। मेडिएटेड बाय पार्टिकल्स कॉल्ड पायॉन्स। अब वही पॉइंट आ गया एक्सचेंज पार्टिकल्स का। फंडामेंटल फोर्सेस एंड नेचर को समझने के लिए एक्सचेंज पार्टिकल समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर फोर्स का अपना एक एक्सचेंज पार्टिकल है, अपना एक मेडिएटर है जिसकी वजह से वो फोर्स जो है वो एक्ट हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मेडिएटर कौन है? पायॉन्स, जिसको हम पायॉन्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है और इसका सिंबल भी आके। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर सबसे पहली हेडिंग है नेचर की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या नेचर होती है। एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में एक्ट करती है। ये डिफरेंसेस भी आपने देखने आने हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर थी और रिपल्शन को ओवरकम कर रही थी प्रोटॉन के बीच, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस मींस पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट जब चार्ज जो है गेन करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा होता है या नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको अनक्लियर है तो इसको भी हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है अच्छे से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। उसके बाद स्कोप की हेडिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का स्कोप क्या है, इंक्लूड्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। अब जैसा कि इसके नाम से ही आप इसको वाज़ेह है, इसका नाम देखें तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी इसमें क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों इंक्लूड होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन के लिए, नॉर्मल फोर्स के लिए और टेंशन के लिए। ये पॉइंट्स एज इट इज आपने याद रखने हैं। रेंज एंड मेडिएटर का पॉइंट है इनफाइनाइट रेंज, यानी इसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है। डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा उसकी रेंज जो है वो कम होती जाएगी। मेडिएटेड बाय फोटॉन्स, मैथलेस। अब इसका मेडिएटर आपने याद रखना है, सारी फोर्सेस का, जितनी भी फोर्सेस पढ़ रहे हैं हम, इनकी एज पॉइंट्स को याद रखना है और इनके मेडिएटर्स को, इनकी रेंज को याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मेडिएटर यानी एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, फोटोन। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की आप क्या लिखेंगे, द फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो आप खुद समझ जाएंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या फोर्स होगी। और द रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स यानी दो प्रोटॉन्स, जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में हमने देखा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन क्रिएट होती है, वैसे ही वही पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी हम पढ़ के आए हैं, और ये एक और फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर भी इसको हम रिवाइज करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स विद मास। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तमाम ऑब्जेक्ट्स विद मास के बीच में। ऑब्जेक्ट्स विद मास का कॉन्सेप्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाले में हमने पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो टॉपिक्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं। अगर आपको एक टॉपिक आप छोड़ते हैं तो उससे अगला टॉपिक भी आपको समझ नहीं आएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाला टॉपिक आप पहले पढ़ के समझ के आए तो आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स विद मास मींस हर वो ऑब्जेक्ट जो कि मैटर है, वो ऑब्जेक्ट विद मास के अंडर आएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी ऑब्जेक्ट विद मास के दरमियान, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, इसकी एक ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि ये क्या है, वीकेस्ट है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनसे सबसे ज्यादा वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपने याद रखनी है, 6 × 10⁻⁻39। हैज इनफाइनाइट रेंज, इसकी भी रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। एंड हाइपोथेटिकली मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन, नॉट येट डिटेक्टेड। अब एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स का बताया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स का किसके जरिए मेडिएट होती है, ग्रेविटॉन के जरिए, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हाइपोथेटिकल का क्या मतलब है कि ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे ऑब्जर्व नहीं किया गया, बस हाइपोथेटिकली यानी थ्योरी के जरिए जो साइंटिस्ट ने बताया है कि ग्रेविटॉन है, लेकिन अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल मेडिएटर कहा गया है। और ये क्या है, ग्रेविटॉन। कंट्रोल्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। और ये किस चीज की मोशन को कंट्रोल करती है, प्लैनेट्स की, स्टार्स की एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। और ये क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के दरमियान की जो अट्रैक्शन है वो किसके उसके दरमियान उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, मून भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इनके दरमियान कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट फंडामेंटल फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। की रोल वीक न्यूक्लियर फोर्स का क्या है, plays a critical role in the structure of the universe and responsible for radioactive decay.
ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है किसके स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स में वीक न्यूक्लियर फोर्स का क्रिटिकल रोल है। और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल होती है रेडियो एक्टिव डिके के लिए, फॉर एग्जांपल बीटा डिके। रेडियो एक्टिव डिके का टॉपिक आप आगे जाके फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे भाई अब बस आप ये समझ लें कि रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ऐसी फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको उनकी जब उनकी चेंज उन्होंने फॉर्म को चेंज करना होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, तो ये फोर्स उनको हेल्प करती है फॉर्म को चेंज करने में। यानी अगर न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन में चेंज होना है और प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में, तो ये फोर्स उनको हेल्प आउट कर रही होती है। और एटम जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है जब ऐसा होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, अपनी जो टाइप है उसको चेंज करता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, तो एटम रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो इन सब में कौन सी ऐसी फोर्स है जो हेल्प आउट कर रही होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि बीटा डिके में न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होता है, तो ये भी क्या है? एक रेडियो एक्टिव डिके है। तो इस तरह का रेडियो एक्टिव डिके में रेडियो एक्टिव डिके के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। रेंज एंड स्ट्रेंथ याद रखनी है आपने वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वेरी शॉर्टेस्ट रेंज approximately 10 raised to power minus 17 meter. It is 10,000 times weaker than the strong nuclear force. ये इनके कंपैरिजन में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कितनी ज़्यादा वीक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। mediated by three massive particles called vector bosons. इसके 3 mediators होते हैं जिनको vector bosons कहा गया है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज इनटू प्रोटॉन ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स। वही बात कि न्यूट्रॉन जो है, जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है जब प्रोटॉन में डिके होता है, यानी अपनी टाइप को चेंज करता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो वो किस वजह से होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। इसलिए ये वीक न्यूक्लियर फोर्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रेडियो एक्टिव डिके के लिए। अब एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव डिके के लिए कौन सी फंडामेंटल फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट में आपको समरी ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस दी गई है, टेबल आपकी बुक पे भी दिया गया है, वही टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसमें आपको सबसे पहले फोर्सेस दी गई हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल। उनकी आगे उनकी रेंजेस दी गई हैं, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ दी गई है, उनका फंक्शन दिया गया है और एक्सचेंज पार्टिकल्स। ये टेबल भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपने एमसीक्यूज के लिए, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आपने पेपर की तैयारी करनी है, जल्दी जल्दी से आपने रिविजन करनी है, तो यहाँ से आप चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। और आपको यहाँ से ये भी हेल्प आउट हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ याद रखनी है इसमें। ये था हमारा आज का टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर वाला। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। और आज के लेक्चर के जो नोट्स हैं जो आपकी पेपर प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब वहाँ से जाके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।